हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद बिडलानी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम गांधी जी के बारे में जानेंगे। तो गांधी जी के क्या आंदोलन थे, क्या गांधी जी ने देश के लिए किया था और उनके आंदोलन क्यों सफल हुए, लोग कैसे उनसे जुड़े, तो ये सभी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आज की वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट का एग्जाम हो, केवीएस एनवीएस हो, डी ट्रिपल एस बी हो या दूसरे अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो टीचिंग के हो या नॉन टीचिंग के हो, यहाँ से टॉपिक अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ एमसीक्यूज, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो इस टॉपिक से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो वीडियो है आज की, गांधी जी का उदय और असहयोग आंदोलन, आज की इस वीडियो में हम लोग गांधी जी के उदय के बारे में और जो उनका असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन के साथ साथ जो उनके दूसरे आंदोलन थे उनके बारे में भी हम जानेंगे, चाहे वो चंपारण का हो, चाहे वो खेड़ा आंदोलन हो या फिर वो चाहे अहमदाबाद मिल मजदूरों से जुड़ा हुआ आंदोलन हो। ठीक है, तो बेटा एक चीज और, जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा और दूसरे साथी को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो का टॉपिक, गांधी जी का उदय एवं असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले हम जानेंगे गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास। ठीक है, और गांधी जी का जो दक्षिण अफ्रीका प्रवास है उसका जो समय पीरियड है वो है 1893 से लेकर 1914, मतलब इस टाइम पीरियड तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। ठीक है, अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, साल 1891 में गांधी जी ने अपनी वकालत को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब वकालत को कंप्लीट करने के बाद साल 1893 में गांधी जी कहाँ गए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, नेपाल की एक कंपनी थी अब्दुल्ला एंड सन्स कंपनी, अब्दुल्ला एंड सन्स कंपनी का केस लड़ने के लिए गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें वो देखते हैं, कुछ ऐसे रंग भेद की चीजें भारतीयों के साथ देखते हैं जिससे कि उनका मन बड़ा विचलित हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पीटर मैट्रिसबर्ग स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद भी उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। तो ये पहली घटना थी गांधी जी के सामने जब वो साउथ अफ्रीका में पहुंचे थे। और साउथ अफ्रीका में कब पहुंचे गांधी जी? साउथ अफ्रीका में पहुंचे साल 1893 को। ठीक है, इसके बाद जब उन्हें स्टेशन से उतार दिया गया तो उनका मन बड़ा विचलित हुआ। होटल में जब वो रुकने गए तो वहां भी उनके साथ नस्ल भेद जो है, भेदभाव किया गया और उनको कमरा नहीं दिया गया। ठीक, तो ये गांधी जी को इससे बड़ा एक परेशान हुए, बड़ा विचलित हुए और यहीं से ही उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए गांधी जी ने ये रंग भेद नीति को, जो अंग्रेज लोग दक्षिण अफ्रीका के भारतीय लोगों के साथ कर रहे थे, उसको दूर करने के लिए गांधी जी ने साल 1894 में एक नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, और भारतीय जो लोग दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा की नीति का विकास किया। ये दोनों गांधी जी के हथियार थे, सत्याग्रह और अहिंसा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आगे, तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही फिनिक्स सेटलमेंट और टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना भी की। ठीक है, और साउथ अफ्रीका में जो भारतीय वर्ग जो रह रहे थे, जो जिनके साथ नस्ली भेदभाव हो रहा था, वो धीरे धीरे गांधी जी से जुड़ते चले गए। ठीक है, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी गांधी जी को साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी ने आंदोलन किया, ठीक है, उन आंदोलन के दौरान गांधी जी को महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी मिली, जैसे भारतीय विवाह को वैध मान्यता मिल गई। पहले भारतीय विवाह को वैध मान्यता साउथ अफ्रीका में नहीं थी, अब उनको वैध मान्यता मिल गई। इसके अलावा 3 पौंड का कर भी समाप्त कर दिया गया। भारतीयों के आगमन पर पाबंदी में ढील दे दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से गांधी जी के जो आंदोलन थे ये बेहद जो है साउथ अफ्रीका में धीरे धीरे सफल हो गए। गांधी जी साउथ अफ्रीका में से आना तो चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी भारत जो है वापस आ जाए, लेकिन इन मामलों की वजह से, क्योंकि भारतीय लोगों के साथ काफी बुरा व्यवहार चल रहा था, जिसकी वजह से गांधी जी को वहां पर रुकना पड़ा और महीने जो है वो साल में बदलते चले गए। ठीक है, आगे भारत में गांधी जी की वापसी। तो साउथ अफ्रीका में संघर्ष करने के बाद फाइनली गांधी जी 1915 में भारत आते हैं। 9 जनवरी साल 1915 को गांधी जी की भारत वापसी होती है, इसीलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं।
ठीक है, प्रवासी दिवस के रूप में हम 9 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक सवाल डेज में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कई बार पूछ लेता है आपसे कि भाई बताइए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, या जो है प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस हम मनाते हैं। तो 9 जनवरी को 1915 को गांधी जी भारत आते हैं। अब जब गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौटे तो उनकी जो आयु थी वो 46 वर्ष की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ये बेहद इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि ये एक नरम दल के नेता थे और कहीं ना कहीं ये गांधी जी के जो थे ये राजनीतिक गुरु भी थे, गांधी जी के ये गुरु थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर 1 वर्ष तक भारतीय परिस्थितियों का गांधी जी ने अध्ययन किया, है ना। जब गांधी जी 1915 में वापस आए, भारत लौटे, तो उन्होंने अपने गुरु से बात की। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे और उन्होंने गांधी जी को 1 साल तक भारत का अध्ययन करने के लिए, भारत के लोगों से बात करने का के लिए बोला कि आप इनसे बात करो, और अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। साल 1916 में, साल 1916 के अंदर गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम आगे बात करते हैं गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह की। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो सत्याग्रह आता है वो आता है चंपारण सत्याग्रह, साल 1917। इसके पीछे कारण क्या था? देखो, किसानों को 3 कठिया प्रथा के तहत 3/20 भाग में नील उगाने के लिए बाध्य किया जाता था। ठीक है, अब जो बागान मालिक हुआ करते थे वो अंग्रेज थे। उन्होंने भारतीय किसानों के साथ एक अनुबंध कर लिया कि आपको अपनी जमीन के तीसरे भाग पर, अगर जमीन टोटल 20 है तो उस 20 के तीसरे भाग पर आपको जो है वो नील की खेती करनी पड़ेगी। अब क्योंकि किसानों से अनुबंध कर लिया, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नील की डिमांड कम हो गई तो इससे नील की कीमतें कम हो गई। अब किसानों से नील की अनुबंध को तोड़ने के लिए जो ये अंग्रेजी बागान मालिक थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने करों की दर में, टैक्स की जो दर थी इसमें क्या कर ली, इनमें बढ़ोतरी कर दी, जिसका असर किसानों पर पड़ा। ठीक है, इसीलिए इस 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना जो है ये किसान चाहते थे। अब 1916 के अंदर राजकुमार शुक्ल ने जो गांधी जी को चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिया, तो गांधी जी आए और उन्होंने इस 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। तो इसके परिणाम क्या हुए इस चंपारण सत्याग्रह के? इसके सबसे प्रमुख परिणाम ये हुए कि इसमें 3 कठिया प्रथा जो है समाप्त हो गई और किसानों को राहत मिल गई, क्योंकि अब किसानों से जबरदस्ती खेती नहीं कराई जाएगी। इसका ये गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था, और इसी चंपारण सत्याग्रह से जो गांधी जी इतने फेमस हो गए कि उनको महात्मा की उपाधि दी गई, महात्मा की उनको उपाधि दी गई। ठीक है, और महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो आंदोलन आता है गांधी जी का, वो आता है खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, साल 1918, और खेड़ा कहां पर है? ये है गुजरात में, गुजरात में। ठीक, अब इस आंदोलन का कारण क्या था? देखिए, फसलें खराब होने के कारण भी लगान जो है अंग्रेज लोग किसानों से वसूल रहे थे। ठीक है, तो ये तो इसका विरोध हुआ कि भाई जब किसानों की हालत ही खराब है, जब उनकी फसलें ही खराब हो गई, अकाल पड़ गया, तो अगर आप लगान वसूलोगे तो किसान देंगे कहां से? तो इसका विरोध गांधी जी के साथ साथ उस समय वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, जो ये लोग थे, ठीक है, इन्होंने गांधी जी के साथ इस बात का विरोध किया। ठीक है, और फाइनली अंग्रेजी सरकार ने इस बात पर मंजूरी दे दी कि जो किसान लगान देना नहीं चाहता है वो लगान ना दे, और जो देना चाहता है वो दे दे। ठीक है, और इससे जो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि जो गरीब किसान थे उन्हें लगान से राहत मिल गई। भाई जो बड़े किसान थे, जो लगान दे सकते थे वो दे, और जो गरीब किसान लगान नहीं दे सकते थे उनको लगान से जो है माफी मिल गई। तो ये जो खेड़ा सत्याग्रह था ये भी जो है गांधी जी का सफल रहा। अगला जो आंदोलन आता है वह है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, साल 1918। अब यहां पर क्या था कि जो जो मालिक हुआ करते थे वो मील के मजदूरों को प्लेग बोनस
जो है उन्होंने देना बंद कर दिया। प्लेग बोनस मजदूरों को, मिल मालिकों ने देना बंद कर दिया। और जो मजदूर थे वो ये चाहते थे कि उनके वेतन में 50% तक की वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको बोनस देना बंद कर दिया है तो उनका वेतन बढ़े। लेकिन जो मिल के मालिक थे वो चाहते थे कि वेतन में वृद्धि केवल 20% हो, जिसके खिलाफ गांधी जी ने मिल मजदूरों के साथ मिलकर आवाज उठाई। और यहाँ पर गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल करी इस आंदोलन में। और परिणाम क्या हुआ? यह आंदोलन सफल रहा। मिल मालिकों ने मिल मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि कर दी। ठीक है, और ये आंदोलन भी जो है सफल रहा। तो ये तीनों आंदोलन गांधी जी के सफल रहे। ठीक है, आगे आता है रॉल एक्ट साल 1919 में। देखिए 1919 में जब जो रॉल एक्ट आया था, इसके जो हेड थे वो थे सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, सर सिडनी जो थे, सिडनी रॉल्ट जो थे इसके हेड थे। तो इन्हीं के सर सिडनी की अध्यक्षता में ही ये रॉलेट जो है बनाया गया। ठीक है, अब उस समय अंग्रेजी सरकार ने 2 बिल पास करे। एक बिल डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, दूसरा आतंकवाद क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। और ये जो आतंकवाद क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था, इसी अधिनियम को इन्होंने नाम दिया रॉल एक्ट, क्योंकि इस रॉल एक्ट के माध्यम से ये क्रांतिकारी गतिविधियों को अंग्रेज दबाना चाहते थे। ठीक है, तो जब ये रॉल एक्ट भारत में आया तो ये लाने का जो कारण था वो क्या था? ये लाने का कारण था क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना, क्योंकि पंजाब जैसे दूसरे जो स्टेट थे वहां पर क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत चरम सीमा पर थी, चाहे वो पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो। ठीक है, अब इस रॉल एक्ट का जो मेन, जो इसमें अंग्रेजों ने इसके अंदर जो मेन जो पॉइंट था वो क्या था? इसके अंदर जो मेन पॉइंट था कि संदेह के आधार पर बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना अपील के सजा थी। ठीक है, इसीलिए इसको काला कानून या ब्लैक एक्ट बोला गया। ठीक है, अब जब ये रॉल एक्ट पास हुआ, रॉल एक्ट पास कर दिया अंग्रेजों ने, अब इसका विरोध होना शुरू हो गया। ठीक, गांधी जी ने रॉल एक्ट सत्याग्रह की शुरुआत की। 30 मार्च से 6 अप्रैल 1919 तक देश में बहुत बड़े स्तर पर हड़तालें शुरू हो गई। हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रदर्शन किया। जामा मस्जिद पर आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू और मुस्लिमों को संबोधित करते हुए इस एक्ट का विरोध किया। पंजाब में भी बहुत जबरदस्त आंदोलन जो है देखा गया। ठीक है, अब क्योंकि पंजाब एक क्रांतिकारी गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र था, वहां पर सभाएं हो रही थी। ठीक है, अब यहां से एक घटना सामने आती है जिसको हम बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919, और स्थान अमृतसर पंजाब। जनरल डायर, ठीक है, ने निहत्थी सभा पर गोली चलवाई, क्योंकि लोग इस जलियांवाला बाग जो रॉलेट एक्ट था इसका विरोध कर रहे थे जलियांवाला बाग में। और जनरल डायर ने उन लोगों पर, निहत्थे लोगों पर बिना किसी चेतावनी के, उनको इंफॉर्मेशन दी, उन पर गोलियां चलवाई। और इसमें सरकारी आंकड़े जो सामने आए, जिसमें बताया गया कि उसमें 379 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए। लेकिन कांग्रेस ने जब अपनी कमेटी बनाई, उस कमेटी में मृतकों की संख्या 500 से 1000 बताई गई और 1500 लोग घायल बताए गए। तो ये हत्याकांड जो हुआ इसका विरोध किया गया। ठीक है, और अंग्रेजों ने इसका मतलब इस हत्याकांड को का विरोध, मतलब इस हत्याकांड को जो की जांच के लिए हंटर कमेटी बिठाई। उस हंटर कमेटी ने जो है किसी तरह से जनरल डायर को दोषी नहीं ठहराया। ठीक, अब इस हत्याकांड का परिणाम क्या हुआ कि पूरे देश में ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश फैल गया। ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिल गई। ठीक है, क्योंकि ये इतना जबरदस्त हत्याकांड था कि लोगों ने, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। तो क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि अंग्रेज लोग जो है हम पर शासन कर रहे हैं और हमारे ही लोगों पर जो है उनको गोलियां चला रहे हैं उन पर। ठीक, चलिए, तो ये आंदोलन यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। ठीक, खिलाफत आंदोलन साल 1919 से 1924। अब खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान।
इस खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था स्टूडेंट्स, वो था तुर्की खलीफा के पद की रक्षा करना, क्योंकि तुर्की जो था ये प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के अगेंस्ट में लड़ा था जर्मनी के साथ मिलकर। तो जब ये प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं तो तुर्की के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और उसके खलीफा पद को जो है कंट्रोल कर लिया जाता है। इसी खलीफा जो पद है ये मुस्लिम्स में सबसे ऊंचा पद माना जाता था, इसीलिए इस खलीफा पद को बचाए रखने के लिए खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत भारत में होती है। और खिलाफत मूवमेंट को शुरू करने वाले जो मेन जो भाई थे वो थे अली बंधु, यानी मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, अब क्योंकि ये खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया, अब गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन को जो है अपना समर्थन दिया, और गांधी जी का जब ये समर्थन मिल गया तो इससे हिंदू और मुस्लिम एकता का जो है परिचय जो है वो सामने आया, और हिंदू मुस्लिम एकता जो है इससे मजबूत हुई। ठीक, चलिए अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन 1920 और 1922, इसके पीछे कारण क्या थे? कुछ राजनीतिक कारण, जैसे रॉलेट था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, है ना, ये असहयोग आंदोलन को शुरू करने के कारण थे। क्योंकि अंग्रेजों ने हंटर कमेटी तो बिठाई थी, लेकिन उस कमेटी में जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया था कि उसने जो है, उसको ऐसा संदेह था कि वहां पर कुछ घटनाएं हो सकती है, इसलिए उसने गोलियां चलवाई। और आर्थिक कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश में जो है इतनी महंगाई हो गई थी कि बेरोजगारी बढ़ गई थी, कीमतों के जो वस्तु की कीमतें बढ़ गई थी। ठीक है, और धार्मिक कारण जो था वो खिलाफत। तो इन सभी चीजों को लेकर ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है, 1 अगस्त साल 1920 को ये असहयोग आंदोलन शुरू होता है। ठीक, अब असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? देखिए, इसके अंदर असहयोग आंदोलन में कुछ कार्यक्रम जो है तय किए गए। कुछ रचनात्मक कार्यक्रम थे, जैसे तिलक स्वराज कोष में 1 करोड़ रुपए एकत्रित करना, 1 करोड़ स्वयं सेवकों की भर्ती करना जो देश के लिए कार्य कर सके, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, पंचायतों का गठन, खादी और चरखे का प्रचार, क्योंकि खादी और चरखा जो था ये राष्ट्र प्रतीक बन गया था, इसलिए इसका प्रचार किया जाना था। हिंदू और मुस्लिमों की एकता दिखाना था, जो छुआछूत और अस्पृश्यता जो फैली हुई थी समाज में उसका उन्मूलन करना था, बहिष्कार कार्यक्रम करना था कि अंग्रेजों को हमें बहिष्कार करना है, उनका त्याग करना है, और सरकारी जो उपाधियां हैं, सरकारी जो पद हैं, उनका क्या करना है? त्याग करना है, अंग्रेजी विद्यालयों का त्याग करना है, अंग्रेजी न्यायालयों का त्याग करना है, और साथ ही साथ विदेशी वस्तुएं और विधान परिषदों का त्याग करना है। तो ये सारी चीजें जो थी असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में जुड़ गई। विशेष जो था इसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना था, और ये काम हमारा सफल भी रहा। ठीक, चलिए अब आगे असहयोग आंदोलन की जो प्रगति थी वो क्या हुई? लगभग 90,000 विद्यार्थियों ने सरकारी संस्थानों को छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, चितरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने वकालत छोड़ दी। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की भी स्थापना हुई। हमारे देश में जो भारतीय शिक्षण संस्थान थे उनकी स्थापना हुई, जैसे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, राष्ट्रीय कॉलेज लाहौर। ठीक है, इन नेशनल कॉलेजेस की जो है स्थापना की गई। आगे प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार। 1921 में इंग्लैंड से प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत आते हैं, तो नवंबर 1921 में जब वो भारत में आए तो कांग्रेस ने उनका बहिष्कार किया और पूरे देश में हड़तालें की गई। ठीक है, ताकि अंग्रेजों को ये दिखाया जा सके कि भारतीय जो है उनके साथ में नहीं है। ठीक है, अब अलग अलग प्रांतों में आंदोलन का क्या क्या प्रभाव था? देखिए, जैसे पंजाब में जो था वहां पर अकाली दल जो है असहयोग आंदोलन कर रहे थे, राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन में लगे हुए थे, गुजरात में किसान और पाटीदार जो है असहयोग आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, आंध्र प्रदेश में वन सत्याग्रह चल रहा था, आसाम में चाय बागान मजदूर जो है आंदोलन कर रहे थे, मालाबार केरल में जो है मोपला विद्रोह हो रहा था 1921 में। ठीक है, तो ये जितने भी आंदोलन थे ये सभी असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। मोपला विद्रोह जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पूछा जाता है ये कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। शुरू में मोपला विद्रोह जो है ये अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था, लेकिन बाद में ये मोपला विद्रोह एक धार्मिक विद्रोह, मतलब एक धार्मिक विद्रोह बन गया था, जिसमें जो हिंदू जमींदारों के खिलाफ मुस्लिम किसानों ने जो है ये विद्रोह किया। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं चोरी चोरा घटना साल
1922 5 फरवरी। स्थान गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और घटना क्या थी कि उग्र भीड़ ने जो है थाना जला दिया। जब असहयोग आंदोलन में लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस वालों ने उनको रोकने के लिए उन पर फायरिंग की। और ये घटना है गोरखपुर उत्तर प्रदेश की, जिसमें भीड़ जो है उग्र हो गई और उन्होंने पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी और उनके इंचार्ज जो थे वो मारे गए, उस थाने के इंचार्ज मारे गए। और इसके बाद क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी को ऐसा लगने लगा कि आंदोलन जो है वो गलत दिशा में जा रहा है, इसीलिए उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक, अब असहयोग आंदोलन का महत्व क्या था। देखिए, अगर हम इसकी महत्व की बात करते हैं तो क्या क्या हमें उपलब्धियां मिली। तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन बन गया, कांग्रेस का जनाधार बढ़ गया। ठीक है, लोग कांग्रेस के साथ जुड़ते चले गए। खादी और स्वदेशी का प्रचार हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, जनता में राजनीतिक चेतना आ गई, है ना। अब जनता जो है ये सोचने लगी, पॉलिटिकल इनकी सोच जो है बढ़ गई। ब्रिटिश शासन की नैतिक जो वैधता थी वो कमजोर हुई, क्योंकि ब्रिटिश शासन को अब ये लगने लगा कि अब वो ज्यादा समय तक भारत में नहीं टिक पाएंगे। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ सीमाएं थी। एक वर्ष में स्वराज जो है प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि असहयोग आंदोलन में ये बोला जा रहा था कि हम एक साल के अंदर अंदर स्वराज प्राप्त कर लेंगे, परंतु असहयोग आंदोलन बीच में बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से स्वराज प्राप्त नहीं हुआ। चोरी चोरा के बाद आंदोलन को जो है वो समाप्त करना पड़ा, और खिलाफत आंदोलन भी बाद में समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन थी। अब आगे हम बात करते हैं स्वराज स्वराज दल की। ठीक है, तो स्वराज जो दल है ये साल 1923 में इसकी स्थापना होती है। मार्च 1923 में इलाहाबाद में ये स्थापित किया जाता है। और स्वराज दल के संस्थापक कौन है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों ही स्वराज पार्टी के संस्थापक होते हैं। ठीक है, क्योंकि गांधी जी अब अपना असहयोग आंदोलन समाप्त कर देते हैं तो बहुत से लोग गांधी जी से नाराज होकर अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं, जिसमें सीआर दास और मोतीलाल नेहरू भी थे। तो इन दोनों ने स्वराज दल की स्थापना की। और उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था इनका कि विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार का विरोध करना, है ना, कि विधान परिषदों में हम प्रवेश करेंगे और वहां पर सरकार का जो भी बिल आएगा हम उसका बिल्कुल खुलकर विरोध करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ हमारे कुछ एमसीक्यूज हैं, ये देखिए एमसीक्यूज जो है हमने लिए, मैंने डायरेक्ट इसके आंसर्स लिख दिए हैं यहाँ पर। जैसे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब आए, तो इसका देखिए आंसर 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में आए। नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब होती है, साल 1894 में होती है। भारत में गांधी जी का सफल सत्याग्रह कौन सा था, वो था चंपारण सत्याग्रह साल 1917 में। इसे हम तीन कठिया पद्धति को भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कि वहां पर तीन कठिया पद्धति जो है वो चलाई जा रही थी, जिसका विरोध गांधी जी ने किया। और रॉलेट को क्या कहा जाता है, इसे काला कानून कहा जाता है। ठीक है, और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड का हुआ ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। चोरी चोरा की घटना कब हुई, 5 फरवरी 1922 को हुई। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया, ये चोरी चोरा की घटना के बाद वापस ले लिया। ठीक, आगे स्वराज दल की स्थापना किसने की, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की। और स्वराज पार्टी या स्वराज दल साल 1923 में बना। ये भी पूछा जा सकता है कि कब बना, 23 में बना, 1923 में ये पार्टी बनी। तिलक स्वराज कोष का कितना था, तो 1 करोड़ रुपए इसका लक्ष्य था। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने लिए हैं, और ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं एग्जाम्स में जो है यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे हम अगर बात करते हैं वन लाइनर रिविजन की, तो देखते हैं जैसे 1893 में क्या हुआ, गांधी जी जो है ये दक्षिण अफ्रीका गए। और 1915 में क्या हुआ, गांधी जी जो है वो भारत में वापस आए। 1917 में गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। 1918 में खेड़ा एवं अहमदाबाद आंदोलन, मिल मजदूरों के लिए आंदोलन गांधी ने शुरू किया। 1919 में रोलेक्ट बनाया, अंग्रेजों ने पास किया, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। और 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत आते हैं तो उनका क्या किया जाता है, उनका बहिष्कार किया जाता है। 1922 में चोरी चोरा की घटना होती है और असहयोग आंदोलन गांधी जी को समाप्त करना पड़ता है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारी रिवीजन हो गई है। ये जितनी भी डेट्स हैं बच्चों
ये सब इंपॉर्टेंट्स हैं और ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसलिए डेट्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ वीडियो भी हमारी कंप्लीट होती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे द्वारा कोशिश की गई है कि छोटे से इस मतलब इस वीडियो में जो है आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो है पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और दूसरे साथी को शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट कीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, अब मिलेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।